हाँ जी, हम बात कर रहे थे जीएसटी की। जीएसटी होता क्या है? क्या आपको इसकी फुल फॉर्म पता है? इसकी फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता क्या है, ज़रा ये समझते हैं। ये एक तरीके का टैक्स होता है, जैसे साफ-साफ लिखा है टैक्स। और ये इंडिया में कब इम्प्लीमेंट हुआ है? 2016 में, इसलिए कहते हैं जीएसटी एक्ट 2016। इसका नाम क्या है? जीएसटी एक्ट 2016। अच्छा, ये धीरे-धीरे थोड़ा समझाता हूँ। जो मैं आपको अब बातें बताने वाला हूँ, शायद आपके 11th की इतनी काम की नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ आपको और भी नॉलेज होनी चाहिए। अब आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, तो आपको थोड़ा इधर-उधर की भी अकाउंट्स, कॉमर्स से रिलेटेड नॉलेज होनी चाहिए। तो हम समझते हैं ये एक्ट क्या होता है? एक्ट का मतलब पता है आपको क्या होता है? कानून। एक्ट मतलब क्या होता है? कानून। तो कानून मतलब किस चीज़ का? जीएसटी का कानून, मतलब कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का कानून। और ये 2016 का मतलब क्या है? ये मैं आप लोगों की नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना? 2016 का मतलब है कि ये हमारे पार्ल मतलब ये इम्प्लीमेंट कब हुआ इंडिया में? जीएसटी तो बहुत पहले से बन रहा था, है ना? जीएसटी बहुत पहले से बन रहा था, लेकिन ये इंडिया में इम्प्लीमेंट कब हुआ? ये कानून इम्प्लीमेंट कब हुआ? ये वो वाला ईयर होता है। तो जीएसटी एक्ट 2016 मतलब 2016 में ये कानून जीएसटी के ऊपर हमारे देश में लागू हो गया, इम्प्लीमेंट हो गया। अब होता क्या है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स? पहले उससे पहले मैं थोड़ा-सा आपसे पूछना चाहूँगा कि टैक्स क्या होता है? जीएसटी बाद में पढ़ेंगे ना, गुड्स एंड सर्विस। टैक्स क्या होता है? टैक्स का क्या मतलब है? थोड़ा-सा बताओगे क्या है? हाँ, गवर्नमेंट को पे करते हैं, हाँ। हाँ, क्यों करते हैं पे? अब बता रहे थे आप, बोलो, क्यों पे करते हैं गवर्नमेंट को? ठीक है, लेकिन वो गवर्नमेंट क्या करती है उसका मतलब? हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। अब हाँ, वेरी गुड, मतलब हमारे ऊपर ही खर्च कर देती है, जैसे हम पब्लिक है उसके लिए, सिटीजन्स हैं इंडिया के, हमारे ऊपर ही खर्च कर देती है। गवर्नमेंट को हम इसलिए बनाते हैं कि आप जो है पूरे देश को चलाओ, मतलब एक देश, हमारे जो देश है इंडिया को, उसको मैनेज करो। तो हम उनको चुनते हैं और फिर उनको हम ही पैसा देते हैं, उनको कहीं और से पैसा थोड़ी मिलेगा, या नेता हमारे लिए काम करते हैं, नहीं। मतलब वो कोई ऐसे थोड़ी जॉब करते हैं और पैसा कमाते हैं, हमारे ही पैसे से उनको सैलरी वगैरह सब, तो वो पैसा जो हम उनको दे रहे हैं, वो क्या है? टैक्स के रूप में दे रहे हैं, और वो हम ही पर खर्च हो रहा है। जैसे रोड्स बन रही हैं, फ्लाईओवर बन रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में फ्री जो है बच्चों को पढ़ाई दी जाती है, और भी बहुत सारे जो है सब्सिडी, हमें सिलेंडर जो है वो मार्केट रेट पे एक्चुअल में महँगा है, लेकिन गवर्नमेंट उस पे सब्सिडी देती है। तो इस तरीके से ये ऐसा पैसा जो है गवर्नमेंट हम पर ही खर्च करती है, ठीक है ना? तो वो कहाँ से गवर्नमेंट खुद थोड़ी कमाती है, हमसे ही कमाती है। मतलब हम जो कमाते हैं या हमारे थ्रू वो टैक्स हमसे लेती है और फिर हम पे ही खर्च कर देती है। दिस इज़ कॉल्ड टैक्स, है ना? तो टैक्स भी ना 2 तरीके के होते हैं, ज़रा आपको ये नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अभी आपके 11th की नॉलेज में ये काम नहीं आएगा जो मैं बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी एज़ अ कॉमर्स स्टूडेंट हमें पता होना चाहिए, ठीक है? तो थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज मैं दे रहा हूँ। तो क्या होता है, 2 तरीके के टैक्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है जी। डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स जो मतलब हम गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे करते हैं। गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे करने का मतलब क्या है? अब गवर्नमेंट को मतलब ये नहीं कि मोदी को हम जाके खुद ही कैश देकर आ रहे हैं, ये लो जी हमारा टैक्स। गवर्नमेंट को मतलब है कि हमारे और गवर्नमेंट के बीच में कोई मीडिएटर नहीं है। मतलब मैं जाऊँगा बैंक में, एक फॉर्म भरूँगा और उसको बैंक में जमा करा दूँगा, और वो डायरेक्ट गवर्नमेंट के खाते में पहुँच जाएँगे पैसे, ठीक है? तो बीच में कोई मतलब ऐसा नहीं है कि किसी और के थ्रू मैं पे कर रहा हूँ, मतलब एक फॉर्म जाके बैंक में भर के और सीधा गवर्नमेंट के अकाउंट में मैं वो पैसे डाल रहा हूँ, तो वो हो गया डायरेक्ट टैक्स, मैं डायरेक्ट पे कर रहा हूँ। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है कि मैं किसी और को पैसे दे रहा हूँ और कह रहा हूँ कि ये ले तू गवर्नमेंट को जमा करा दियो। अब गवर्नमेंट को जमा कराने का तरीका यही है कि बैंक में जाके आप जमा कराओगे, लेकिन मैं एक बंदे को देता हूँ पैसे, मैं कहता हूँ ये ले पैसे, और तू मेरी तरफ से, ठीक है? तू ये जो है गवर्नमेंट को ये टैक्स पे कर दे। तो वो बीच में एक मीडिएटर आ गया, तो इसलिए डायरेक्ट थोड़ी हुआ वो, इसलिए वो क्या हो गया? इनडायरेक्ट टैक्स। इसलिए वो क्या हो गया? इनडायरेक्ट टैक्स। और डायरेक्ट टैक्स मतलब मैं डायरेक्ट गवर्नमेंट को दे रहा हूँ। तो क्या आप कोई एग्ज़ाम्पल बता सकते हो, अगर आपको पता हो, कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का कोई एग्ज़ाम्पल? इनडायरेक्ट टैक्स हो गया कि मैं गवर्नमेंट को डायरेक्ट नहीं जमा करा रहा पैसे, मतलब मैं नहीं दे रहा, मैं कोई बीच में किसी मीडिएटर को, किसी इंसान को पैसे दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये लो पैसे, और तुम गवर्नमेंट को जमा करवा दो मेरी तरफ से। मतलब एक तो हो गया कि मैं गवर्नमेंट को डायरेक्ट पे कर रहा हूँ। कैसे डायरेक्ट? गवर्नमेंट को डायरेक्ट पे करने का मतलब क्या है कि मैं बैंक में गया और फॉर्म फिल करके और बैंक में पैसे जमा करा दिए, और वो सीधा गवर्नमेंट के खाते में चले गए। और एक हुआ कि मैंने किसी बंदे को, बीच में कोई था, उसको मैंने पैसे दिए, मैंने कहा ये लो पैसे, और ना गवर्नमेंट को जमा करा देना मेरी तरफ से,
ठीक है? मेरी तरफ से आप जमा करा देना। तो वो ऑब्वियसली इनडायरेक्ट हुआ ना, क्योंकि मैंने तो डायरेक्ट जमा कराया नहीं। तो कोई एग्ज़ाम्पल की बात करते हैं ज़रा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स की। कौन-सा हो गया? वेरी गुड, टोल टैक्स। हाँ, हाँ, आप उनको देते हो और फिर वो आगे गवर्नमेंट को जमा कराते हैं। अच्छा, और ये रहा जीएसटी। जीएसटी जो अब हम पढ़ने वाले हैं वो कौन-सा टैक्स है? वो एक इनडायरेक्ट टैक्स है। और डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनकम टैक्स। ठीक है? इनकम टैक्स किस पे लगता है आपको पता है? आपने जो कमाया, आपकी जो इनकम है, उस पे आप टैक्स देते हो। आप जो के है जो गवर्नमेंट को कहते हो जी मेरी इतनी इनकम थी, उसके हिसाब से मेरा इतना टैक्स बनता है, और आप बैंक में जाके डायरेक्ट अपने इनकम पे टैक्स लगा देते हो और उनको दे देते हो। तो ये हो गया इनकम टैक्स। तो ये डायरेक्ट हुआ। अब ये जो जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये कौन-सा है? ये इनडायरेक्ट टैक्स है। कैसे? ज़रा इसको समझते हैं। आपके पास घर में कोई भी चीज़ है, जैसे मान के चलो एक बात करते हैं, आपने मोबाइल फ़ोन खरीदा है, चलो ठीक है, आप जो मोबाइल फ़ोन से पढ़ रहे हो, तो आप देखना, आप ये जो मोबाइल फ़ोन का डब्बा होगा, उसके पीछे लिखा होगा 10,000, 15,000, 20, 25 जितने का भी आपके पास फ़ोन है, मान के चलो 15,000 का फ़ोन है, तो आपने देखा है उसके साथ में ब्रैकेट में लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, लिखा होता है। आपने या कभी गौर करा, इवन कोई भी चीज़, इवन आप पेन भी लेकर, पेन का भी पैकेट लेकर आते हो या पेन लेकर आते हो, उसमें भी पीछे लिखा होता है कि ₹70 और फिर ब्रैकेट में लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, है ना? तो वो कौन से टैक्स की बात कर रहा है? इसी की बात कर रहा है, जीएसटी की। देखो इसका नाम क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। मतलब कि हम गुड्स, अब ये वो वाला गुड्स नहीं है जो अकाउंट्स में पढ़ते हैं। अब हम अकाउंट्स थोड़ी पढ़ रहे हैं इस टाइम, हम तो जीएसटी पढ़ रहे हैं, टैक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो गुड्स का मतलब क्या हो गया? फिजिकल गुड्स, जो सामान होता है। चाहे एसी है, टीवी है, कूलर है, फर्नीचर है, कोई भी चीज़, ठीक है ना? पेन हो गया, अभी मोबाइल हो गया, ये सारे क्या हैं? ये फिजिकल गुड्स है ना, मतलब आप इनको छू सकते हो। इनको गुड्स कहेंगे इस भाषा में। अभी अकाउंट्स में मत जाना, गुड्स का वहाँ पर अलग डेफिनेशन है। वहाँ पर गुड्स का मतलब क्या है? जो आपका अपना जिस चीज़ का बिज़नेस है, अभी उसकी बात नहीं कर रहा मैं। गुड्स का मतलब है हम वो सामान जो बाज़ार से खरीदते हैं जिसको हम छू सकते हैं। आप कुछ भी खरीदते हो तो आप उसको छू सकते हो ना, देख सकते हो। आपने किताब खरीदी, आपने पेन खरीदा, आपने मोबाइल खरीदा, एसी खरीदा, टीवी खरीदा, कुछ भी खरीदा, तो उसको आप देख सकते हो। वो फिजिकल गुड्स हो गए ना, फिजिकल, तो वो हो गए गुड्स मतलब। और सर्विसेज मतलब क्या? सर्विसेज मतलब जैसे हम चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विसेज लेते हैं, या आप मुझसे पढ़ रहे हो तो आप मेरी सर्विसेज ले रहे हो ना, और लॉयर होता है, उसकी आप सर्विसेज यूज़ करते हो, है ना? तो वो हो गई सर्विसेज। तो अब आप एक बात बताओ, आपने क्या करा? आपने मान के चलो 15,000 का मोबाइल फ़ोन खरीदा मानो, तो आप दुकानदार को कितने रुपए देकर आ गए? 15,000 रुपए। तो उसमें क्या लिखा होता है? इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। इसका मतलब उस 15,000 में, अभी मैं रेट नहीं बता रहा कितना होगा, मान के चलते हैं 1,000 रुपए उसमें क्या है? टैक्स है। तो आपने उसको 15,000 रुपए दिए, क्या हुआ? अब उसमें से 15,000 में से 14,000 रुपए तो दुकानदार रख लेगा। क्या पता उसको वो फ़ोन 12,000 का पड़ा हो कॉस्ट उसकी, और आपने उसको 15,000 दिए, तो 14,000 तो वो रख लेगा, 2,000 का उसको प्रॉफ़िट हो गया। कैसे? 12,000 को उसका फ़ोन पड़ा था, 2,000 का महँगा उसने आपको बेचा 14,000 का, और 1,000 रुपए जो आपने उसको और दिए, 15,000 दिए ना टोटल, तो वो 1,000 उसके नहीं है। अब आप उसको क्या कह रहे हो सुनो, आप कह रहे हो ये लो भैया 15,000 रुपए, 14,000 तो आप रख लेना, और ये जो 1,000 मैं एक्स्ट्रा दे रही हूँ ना, ये आप गवर्नमेंट को जमा करा देना मेरी तरफ से। अब एक्चुअल में आप वो ऐसे कहते नहीं हो वहाँ जाकर, लेकिन उसका मतलब क्या है बताओ? 15,000 इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस का मतलब क्या है? कि उसमें टैक्स लगा हुआ है, मतलब 15, हाँ, उसमें सारे क्या, अब तो एक ही लगता है, पहले बहुत सारे टैक्सेस लगते थे। तो जब ये जीएसटी आया तो मोदी ने पूरा पार्लियामेंट सजा दी, रात को वहाँ बैंड बाजे बजाए थे, ठीक है ना? तो उस टाइम क्या हुआ था, तो ये बड़ा इसमें कह रहे थे भई बहुत सारे टैक्स जो है उनको खत्म करके एक ही टैक्स आ गया। पहले वरना अलग-अलग लगता था, आप मूवी देखने जाते थे वहाँ लगता था एंटरटेनमेंट टैक्स। आप जो है कोई गुड्स खरीदते थे उस पे लगता था सेल्स टैक्स। आप जो है सर्विसेज वगैरह देते थे, कोई लॉयर वगैरह, सीए वगैरह, उनको उनको जो टैक्स देते थे उसको कहते थे सर्विस टैक्स। तो बहुत सारे, मतलब 15, 20, 25 टैक्स थे जिनके अलग-अलग नाम थे। तो उन सबको खत्म करके एक नाम, एक टैक्स बना दिया जिसका नाम रख दिया गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है ना? तो अब आप बताओ, आपने उस बंदे को 15,000 दिए, और 1,000 टैक्स के थे, जीएसटी के थे, और 14,000 उसके थे। तो अब आप बताओ, क्या आपने गवर्नमेंट को डायरेक्ट जमा कराया क्या टैक्स 1,000 रुपए जो था? नहीं, आपने उस बंदे को दिए, हाँ, और वो बंदा आगे जाकर फिर उसको गवर्नमेंट को जमा कराएगा। इसलिए इनका नाम होता है इनडायरेक्ट टैक्स और इसका नाम डायरेक्ट टैक्स। ये मैंने क्यों बताया?
क्योंकि जब आप ग्रेजुएशन में जाओगे, जब आप सीए करोगे या कुछ और भी आप करोगे, एमबीए या बीबीए या कुछ भी आपने इस लाइन से रिलेटेड करना है या ग्रेजुएशन भी करोगे, तो आपको अलग सब्जेक्ट ही आ जाएगा। एक सब्जेक्ट का नाम आ जाएगा डायरेक्ट टैक्स, एक सब्जेक्ट का नाम आ जाएगा इनडायरेक्ट टैक्स। तो तब आप शायद मुझे उस टाइम याद करो कि हाँ, भई आप उस टाइम जहाँ पे भी कॉलेज में पढ़ रहे होगे या कहीं पे भी, तो जब आपके टीचर आपको बताएँगे लेक्चरर कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, तो आई थिंक आपको उस टाइम मेरी ये वाली क्लास याद आ जाएगी कि हाँ भाई, मैंने ये पढ़ा था सर से और उसमें मुझे उसका बेस तो पता ही है। अब आगे सब्जेक्ट पढ़ेंगे वो अलग बात है, लेकिन हमें बेस पता है कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या है और इसके एग्जाम्पल क्या-क्या हैं, ठीक है ना? तो अब हम इसको फिनिश करके अब बात करते हैं जीएसटी की। अब मैं इस पे तो ज़्यादा नहीं जा रहा, ये तो अब खत्म हो गई बात। अब जीएसटी की बात करते हैं। अब जीएसटी कैसे लगता है वो मैंने आपको बता दिया कि आप जो है ₹10 का, इवन ₹10 का भी पेन लेकर आते हो ना आप, तो आप क्या कर रहे हो, अब वो रेट अलग होता है। रेट कई चीज़ों पे 5% जीएसटी लगता है, कई चीज़ों पे 12% लगता है, कई चीज़ों पे 18% लगता है, कई चीज़ों पे 28% लगता है। तो वो तो गवर्नमेंट के रेट आते रहते हैं अलग-अलग हर बार, मतलब जैसे खाने-पीने की चीज़ों पे 5% है, अब जो लग्ज़ूरियस आइटम होती है जैसे गाड़ियाँ वगैरह उस पे 28% है। तो वो अभी हम टैक्स की बात नहीं करते, कितना रेट लगता है, क्या लगता है, वो तो चेंज करती रहती है गवर्नमेंट। आपको तो क्वेश्चन में दिया होगा कि भई जीएसटी इतना है, तो उससे आपको परेशान नहीं होना। बट आप मेरी बात समझ गए हो कैसे लगता है ये? आप कोई दुकान पे चीज़ लेने गए हो, पेन लेने गए हो, तो आप कहोगे, वो कहेगा भई ₹10 का पेन है। तो वो कहेगा भई ₹9 तो मैं रखूँगा और ₹1 आपकी तरफ से गवर्नमेंट को जमा करा दूँगा। तो इस तरीके से पे होता है। तो अब जीएसटी भी ना 3 तरीके के हो जाते हैं। हम जीएसटी के नाम देखते हैं, क्या-क्या होते हैं। एक होता है सीजीएसटी, एक होता है एसजीएसटी और एक होता है आईजीएसटी। अब इनके मतलब क्या है ज़रा देखते हैं। अब सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी, इनके मतलब क्या है? सीजीएसटी का मतलब है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब आगे का तो सेम ही है। और एक है एसजीएसटी, ये है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और आईजीएसटी क्या है? इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है जी। अब ये कैसे कैसे कहाँ कितना लगता है जरा वो समझते हैं कि ये है क्या इनका मतलब। अब एक बात बताओ, आपको थोड़ा नॉलेज होगी कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी दो तरीके की गवर्नमेंट होती है। एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट और एक होती है स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में इस टाइम किसकी सरकार है? बीजेपी की, है ना? और मोदी जो है वो प्रधानमंत्री है, ठीक है। और स्टेट गवर्नमेंट हमारे दिल्ली में किसकी है? केजरीवाल की, मतलब कि आम आदमी पार्टी की। तो वो स्टेट गवर्नमेंट है। तो आपको पता है दोनों ही हमको कहीं न कहीं बेनिफिट पहुँचाते हैं। अब जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो क्या करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट, अब आप देखोगे जो हॉस्पिटल्स हैं सेंटर के या जो फ्लाईओवर वगैरह, ये जनरली किसके अंडर आता है? ये सेंट्रल के अंदर आता है। मतलब कि सब्सिडी देना जो इस पे देते हैं सिलेंडर पे, ये कौन दे रहा है? ये हमें सेंट्रल दे रही है। और स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रहा है? जैसे दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल बने हुए हैं या दिल्ली गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं या आजकल जो है जो पेंशन मिलती है ना पेंशन होल्डर्स को, तो वो कौन दे रहा है? दिल्ली गवर्नमेंट दे रही है। तो कहीं न कहीं मतलब दोनों गवर्नमेंट्स को पैसे की ज़रूरत है, मानते हो ना? सेंट्रल गवर्नमेंट को, उनको अपने तरीके से पैसे की ज़रूरत है टैक्स की, तो क्योंकि वो अलग हमको बेनिफिट दे रहे हैं, और जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको भी पैसे की ज़रूरत है, टैक्स की ज़रूरत है, वो हमें अलग बेनिफिट्स दे रहे हैं। तो दोनों जो गवर्नमेंट्स हैं उनको पैसों की ज़रूरत है, और वो कैसे मिलेगा उनको? ऑब्वियसली हमारे थ्रू, हमारे टैक्स के थ्रू। तो दोनों को पैसे चाहिए। तो अब क्या होता है, जैसे कोई सामान बेचा, जैसे मैंने ₹10 का सामान आपको बेचा और मैंने क्या कहा, ₹1 मैं गवर्नमेंट को दूँगा। तो वो जो ₹1 आप मतलब मुझे जो ₹10 में से ₹9 तो मेरे हो गए, मैंने मतलब सामान बेचा है आपको। और जो ₹1 है ना गवर्नमेंट का, जो आपने मुझे दिया कि गवर्नमेंट को जमा करा देना, अब वो पैसा दोनों में बँटेगा। सेंटर में भी और स्टेट में भी आधा-आधा। जैसे ₹1 में 50 पैसे सेंट्रल गवर्नमेंट को चले जाएँगे और 50 पैसे स्टेट गवर्नमेंट को चले जाएँगे, ठीक है? तो इस तरीके से, क्योंकि दोनों को ज़रूरत है, तो दोनों को वो पैसे बँटेंगे। अब ये बात आती है कि ये टैक्स कब-कब लगते हैं, ये वाले कब लगते हैं और ये कब लगते हैं। तो ये दोनों तो ना साथ में लगते हैं। साथ में मतलब कि आधा-आधा बताया ना, कि आधा इसका, आधा इसका। जैसे वो ₹1 आपको मिला, तो ₹1 जैसे मुझे मिला था, आपने टैक्स दिया था, तो 50 पैसे सेंट्रल गवर्नमेंट को चले जाएँगे और 50 पैसे स्टेट गवर्नमेंट को। तो उसका मतलब क्या हुआ कि दोनों को आधे-आधे चले गए, ठीक है ना? लेकिन इंटीग्रेटेड में क्या होता है? इंटीग्रेटेड में एक ही आपको जीएसटी का रेट दिया होगा और वो एक में ही चला जाएगा। वो गवर्नमेंट खुद देखेगी कि कौन-सी गवर्नमेंट रखेगी उसको, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल। जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट रखती है उसको। तो कब पता चलेगा हमें कि ये वाला टैक्स लगाना है या ये वाला? जैसे आपको रेट दिया होगा
कि 6-6% ये लगाओ। तो जैसे अभी आप मान के चलो 1 रुपया था ना, तो मतलब 50 पैसे इसलिए ले गया था, 50 पैसे इनको दे दिया था, हमने आधा आधा कर दिया था। इसका जब आपको रेट दिया होगा तो एक ही रेट दिया होगा 12%, समझ गए? इसमें मतलब कहने का मतलब है, या तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा एक साथ, या आईजीएसटी लगेगा। मतलब मैं यहाँ और लिख दूं जिससे आपको पता चल जाए, या तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा आधा आधा, ठीक है, या फिर आईजीएसटी लगेगा एक पूरा 12%। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि कब ये वाले टैक्स ये वाला लगेगा और कब ये लगेगा? हाँ जी, पूछो क्या पूछ रहे हो? नहीं, कुछ भी रेट हो सकता है, कुछ भी, मतलब कुछ भी रेट हो सकता है, पर बराबर होगा, बराबर होगा, 5-5, 10-10, 20-20 ऐसे होगा। हाँ, मतलब फिर उसका आधा आधा कर लेंगे, या 6-6% निकाल लो, बात तो एक ही है। जैसे 100 रुपए है, 100 रुपए का आपने जो है सामान मैंने आपको बेचा, मैंने आपको 100 रुपए का सामान बेचा। मैंने कहा जी आपको 100 रुपए तो मैं रखूंगा, और 6-6 रुपए और दो आप, समझ गए? 6-6 रुपए आपको और देने पड़ेंगे। किस चीज के? गवर्नमेंट के टैक्स के। ये एक सेकेंड, हाँ, एक सेकेंड, क्लास क्या हो गई है? हाँ, मैं क्या बता रहा था कि आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब 100 रुपए की चीज आप मुझसे खरीदी, मैंने कहा ये पेन 100 रुपए का है, लेकिन 100 रुपए तो मैं, मतलब 100 रुपए तो वो है जो मैं रखूंगा, आपको 6-6 रुपए और एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। मतलब आपको 6 रुपए सेंट्रल सी जीएसटी देना पड़ेगा, और 6% एसजीएसटी देना पड़ेगा, मतलब कि 112 रुपए देने पड़ेंगे। हाँ, टोटल 12 ही होएगा ना, 6 और 6 12 हो गए। तो उस 100 मैं आपसे लूंगा 112 रुपए, उस 112 रुपए में से मैं क्या करूंगा, उस 112 में से मैं 100 रुपए तो मैं रख लूंगा, और जो 12 रुपए हैं उसमें से 6 6 रुपए किसको दे दूंगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को, और 6 रुपए किसको दे दूंगा? स्टेट गवर्नमेंट को। आ गई बात? क्लियर हो गई अब? तो ये हमेशा दोनों साथ में ही लगेंगे। ये हमेशा ये वाले जो दोनों है ना, 1 और 2 नंबर, ये हमेशा दोनों साथ साथ ही लगेंगे, और इनका दोनों का रेट बराबर होगा। 6-6, 5-5, 10-10 जो भी होगा, आपको क्वेश्चन में दिया होगा। और जो इंटीग्रेटेड है उसका सीधा दिया होगा 12%, 20%, 15%, और वो एक, इसमें भी 12 रुपए आएगा। इसमें भी अगर आप मेरे पास सामान खरीदने आए हो, मैं कहूंगा 100 रुपए का सामान है, बट 12 रुपए आपको टैक्स देना पड़ेगा, जीएसटी देना पड़ेगा। और ये 12 रुपए मैं फिर एक साथ जमा करा दूंगा स्टेट को या सेंटर को। वो उस टाइम तय होता है, वो बात की बात है। उसमें मतलब उसमें आपको इतनी डिटेल में नहीं जाना। इसमें मतलब आपको सिर्फ एक ही अमाउंट दिया होगा 12%। इसमें या कुछ और दिया होगा 12, 15, 20, पर इसमें आपको दो करके दिए होंगे और इक्वल दिए होंगे। तो अब हमारा सवाल मेन ये है कि ये वाला कब लगता है और ये कब लगता है ना? क्वेश्चन आएगा और आपको पता ना चले, तो आपको ना 90% क्वेश्चन में तो बताया होगा कि कौन सा लगाना है, ठीक है? 90 क्या, 99% जो आपको क्वेश्चंस आएंगे उसमें आपको बताया होगा कि सीजीएसटी एसजीएसटी लगाना है, या फिर आईजीएसटी लगाना है। तो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं जब क्वेश्चन में दिया होगा। जब नहीं दिया होगा तो उसको कैसे जानते हैं, या एक्चुअल में कैसे होता है प्रैक्टिकली, वो मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ जी, जब मैं सामान बेचूंगा दिल्ली से दिल्ली में, आपको पता ना पूरे इंडिया इंडिया, हाँ, दिख रहा है क्या कह रहे हो? कुछ कह रहे हो क्या? हाँ, मैं कह रहा हूँ कि अब आपको पता ना, अगर कोई जो सामान है पूरे इंडिया में इधर उधर बेचते हैं, या एक ही स्टेट में भी बेचते हैं, दोनों तरफ होता है। या तो मैं अपना सामान दिल्ली के दिल्ली में भी बेच सकता हूँ, और पूरे इंडिया में भी बेच सकता हूँ, इसमें कोई रोक टोक तो है नहीं। तो अगर मैंने दिल्ली से सामान दिल्ली में ही बेचा, मेरा मतलब है जैसे मैंने मैं प्रताप या गुलाईबाग रहता हूँ, तो मैंने गुलाईबाग से रोहिणी वाले को सामान बेच दिया, या मैंने शास्त्री नगर में बेच दिया, या मैंने मतलब शादरा में बेच दिया, मतलब कि अगर अपने इसी एरिया में बेच दिया दिल्ली के दिल्ली में, तो उसमें कौन सा टैक्स लगता है? उसमें लगता है सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। क्लियर है आपको? इसमें कौन सा लगता है? सीजीएसटी एसजीएसटी। और जब मैं दिल्ली से दूसरे स्टेट में सामान भेजूंगा, ठीक है, दिल्ली से कहाँ भेज दिया? यूपी में भेज दिया, तो वहां कौन सा लगेगा? आईजीएसटी। क्लियर है ये बात आपको? तो बड़ा आसान है इसको याद रखना। तो आप इसको, अच्छा अगर, अच्छा आप मुझे एक बताना, चलो आपको थोड़ी आपकी जनरल नॉलेज का टेस्ट हो जाएगा इससे। अगर मैं आ, सामान मान के चलो, मैं सामान जयपुर से उदयपुर में बेचूंगा, तो बताओ कौन सा टैक्स लगेगा? जयपुर से उदय, मतलब मैं जयपुर में रहता हूँ और मैंने सामान कहाँ भेजा है? उदयपुर में भेजा है बेच के।
तो आप बताओ कौन सा लगेगा, CGST, SGST या IGST? वेरी गुड। क्यों? क्योंकि स्टेट तो सेम ही रहा ना, राजस्थान। सामान राजस्थान से राजस्थान में तो गया है, तो उस केस में क्या लगेगा, CGST, SGST। अगर स्टेट चेंज हो जाएंगे, सिटी चेंज होने से फर्क नहीं पड़ता कि मैं जयपुर से जोधपुर में बेच रहा हूँ या मुंबई से पुणे में भेज रहा हूँ। तो मुंबई से पुणे में भेज रहा हूँ तो वो भी क्या है, तो महाराष्ट्र का स्टेट ना। तो स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर भेजेंगे, स्टेट चेंज होएगा तो IGST लगेगा। लेकिन अगर स्टेट सेम है और सिटी अलग अलग है तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, उससे आपका CGST एंड SGST ही लगेगा। वेरी गुड, अब आप समझ गए हो। तो इसको जो कहते हैं ना, जो एक स्टेट से उसी स्टेट में होती है, इसको कहते हैं इंट्रा स्टेट। क्या कहते हैं? इंट्रा स्टेट। और अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में होता है तो उसको कहते हैं इंटर स्टेट। ठीक है ना? एक स्टेट से उसी स्टेट में बेचा तो उसको कहते हैं इंट्रा स्टेट, और एक स्टेट से दूसरी स्टेट में बेचा तो उसको कहते हैं इंटर स्टेट। अब इसको याद करने का तरीका बता रहा हूँ, ये आपके काम मतलब ये आपके 11th में काम का नहीं है कि क्या कहते हैं इसको, इंट्रा स्टेट, इंटर स्टेट। ये मैं नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। हाँ, ये आपके काम का था, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा, 99% तो आपको बताया होगा कौन सा GST लगाना है, ये वाला या ये वाला। और नहीं बताया होगा तो मैंने फिर आपको बता दिया कि कौन सा लगाना है। कि अगर एक स्टेट क्वेश्चन में दिया होगा कि आप अमृतसर के हो और आपने दिल्ली में बेचा है, तो उसमें आपको पता चल जाएगा। जैसे भी आपने जयपुर जोधपुर वाला बता दिया, बिल्कुल सही। तो तब ये अगर 1% नहीं दे रखा हो क्वेश्चन में, तब आप इससे पता लगा लोगे। ये मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि अगर एक स्टेट से उसी स्टेट में बेचते हैं तो उसको इंट्रा स्टेट कहते हैं, इंट्रा स्टेट सेल कह लो, इंट्रा स्टेट सेल करिए ना। और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भेजा है तो उसको इंटर स्टेट सेल कहते हैं। ये याद करने का तरीका क्या है, आपको पता है? हमारा जो एक कश्मीरी गेट है, दिल्ली में कश्मीरी गेट है ना, उसको बस अड्डा भी कहते हैं। कहते हैं बस अड्डा, कहते हैं ना, बस अड्डा सुना होगा आपने जरूर, कश्मीरी गेट को। ठीक है? तो उसको बस अड्डा क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां से दूसरे स्टेट्स की बसेस मिलती हैं, पता है आपको? मतलब वहां पर जो बस अड्डा बना हुआ है, वहां से यूपी, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल, यहाँ के लिए बसेस मिलती हैं। मतलब कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट की बस मिलती है, मतलब नॉर्मल भी मिलती हैं, वो तो पूरे दिल्ली में चलती हैं। अभी आप बाहर खड़े हो जाओगे, आपको वहां बस तो वहां भी चल जाएगी। तो वो तो दिल्ली दिल्ली में चल रही है ना, DTC बसेस की जो बात कर रहा हूँ। लेकिन बस अड्डा आपको पता है ना, उसको कश्मीरी गेट भी कहते हैं, या आपने उसका नाम सुना हो ISBT, सुना है उसको? ISBT भी कहते हुए किसी के मुंह से, है ना? ISBT भी सुना है आपने, उसको कश्मीरी गेट भी सुना है, और आपने बस अड्डा भी सुना उसको। तो वहां पर क्या है, वहां पर दिल्ली कश्मीरी गेट जो बस अड्डा है या ISBT है, वहां से दूसरे स्टेट्स की बसेस मिलती हैं। तो इसलिए उसको क्या कहते हैं, ISBT। कभी आपने ISBT की फुल फॉर्म सोची कि क्या होती है? अब मैं आपको बताता हूँ, फिर से सुनना। एक स्टेट से दूसरे स्टेट की बस मिलती है वहां पे, और उस ISBT की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटर स्टेट बस टर्मिनल। इंटर स्टेट बस टर्मिनल, ISBT। टर्मिनल किसको कहते हैं? जहाँ पे मतलब इकट्ठे होती हैं चीजें, जैसे ट्रेन वगैरह को भी टर्मिनल या जंक्शन कह देते हैं ट्रेन के लिए, तो कि जहाँ पर बहुत सारी ट्रेन आती हैं। तो ऐसे ये बस अड्डा जो है ISBT, तो टर्मिनल है जहाँ पे बहुत सारी बसेस इकट्ठी होती हैं। और क्या है वो? इंटर स्टेट ISBT। इंटर स्टेट किसका टर्मिनल है? बस का, बसेस का। तो इंटर स्टेट बस टर्मिनल ISBT। तो आपको जब भी अब कभी कंफ्यूजन हो ना कि यार इंटर स्टेट किसको कहते हैं और इंट्रा स्टेट किसको कहते हैं, तो आप अपने माइंड में ना कश्मीरी गेट ले आना। आप सोचना वहां से कहाँ की बसेस जाती हैं, दिल्ली से बाहर की जाती हैं, तो उसका नाम ISBT है, मतलब कि इंटर स्टेट। मैं आपको कनेक्ट कराने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ना बड़े मीनिंग, मतलब पढ़ने में एकदम से सेम से लगते हैं इंट्रा और इंटर। लेकिन आप याद करना भाई, ISBT की फुल फॉर्म क्या है? इंटर स्टेट बस टर्मिनल। और वहां से तो बाहर की बसेस मिलती हैं, तो इसका मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट वाले को इंटरस्टेट कहते हैं। और सेम उसमें है, जैसे हमारे दिल्ली में DTC बसेस चलती है, तो उसको कहते हैं इंट्रा स्टेट बसेस, कि वो उसी शहर में, उसी सिटी में या उसी स्टेट में चल रही है। ठीक है? तो अब मैंने आपको ये बता दिया, अब हम आते हैं मेन, इसकी जर्नल एंट्रीज क्या होंगी। जर्नल एंट्री क्या होगी जरा देखते हैं। अब हम एक क्वेश्चन बनाते हैं खुद ही, तो मैं उसमें आपको बताता हूँ। लिखा है परचेज गुड्स, या परचेज फर्नीचर, कुछ भी लिखा होगा। परचेज गुड्स फॉर ₹10,000। ठीक है? लिखा है फिर CGST एंड SGST 6% ईच।
6% ईच लिखा है, ठीक है? ईच से आप समझ गए दोनों 6-6%। अब हमें जर्नल एंट्री करनी है। पहला तो मेरा आपसे सवाल ये है कि ये परचेज़ गुड्स फॉर 10,000 लिखा है, तो ये जो हमने गुड्स परचेज़ करे हैं, ये कैश पे खरीदे होंगे या उधार पे? कैश पे, वेरी गुड। अब जर्नल एंट्री वैसे आपको क्या पता है अगर मैं इसको छुपा दूँ? तो आपको जो अभी दिख रही है स्क्रीन पे, परचेज़ अकाउंट डेबिट टू वेरी गुड टू कैश क्रेडिट नहीं बोलते टू कैश अकाउंट बस परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ठीक है क्रेडिट का मतलब ही वो ये टू लगा दिया इसका मतलब क्रेडिट बोल रहे हैं हम ठीक है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ठीक है अब मैंने बीच में जगह छोड़ी है तो ऑब्वियसली कुछ आएगा तो अब आप बताओगे क्या हुआ क्या आपने 10,000 रुपये पे करे हैं आप मेरे पास आए थे आप समझो ये आपकी एंट्री लिखी है परचेज गुड्स तो मैं आपको बताया मैंने कहा जी ये जो सामान आपको ये जो सामान चाहिए ना आपको ये 10,000 रुपये का है तो आप 10,000 रुपये निकालने लगे मैंने कहा रुको रुको ये 10,000 का तो मेरे मतलब मुझे देने हैं आपने और इस पे गवर्नमेंट भी तो टैक्स लगाती है 6-6% वो भी आप मुझे दोगे फिर तभी तो मैं गवर्नमेंट को जमा कराऊंगा तो आपने कहा ठीक है तो अब आपने क्या करा आपने गुड्स कितने के खरीदे हैं 10,000 रुपए के और पेमेंट कितनी करी होगी जरा बताना 10,000 का 6-6% निकालना 600-600 रुपये आएगा है ना 10,000 का 6% कितना आएगा 600-600 रुपये तो टोटल आपने कितने रुपए दिए मुझे बता सकते हो आप 10,000 प्लस 600 कितने हो गए 11,200 रुपए मानते हो ये बात कि आपने 11,200 रुपए दिए होंगे मैं इसको यहाँ लिख के बता रहा हूँ कैसे 10,600 और 600 मतलब 10,000 रुपये आपने दिया है अपने गुड्स के जो आपने सामान खरीदा है 600 रुपये आपने CGST दिए और 600 रुपये SGST दिया है तो 11,200 रुपये आपने मुझे कैश दे दिया अब आप मुझे बताओगे अभी मैं आपको समझाने के लिए आप मुझे बताओ ये जो 600-600 रुपये आपने एक्स्ट्रा दिए हैं ना ये आपके लिए क्या है आपने जो मुझे 600-600 रुपये एक्सपेंस है और एक्सपेंस बढ़ते हैं तो क्या होते हैं डेबिट या क्रेडिट डेबिट और जगह भी किसकी खाली है डेबिट की तो 600 यहाँ और 600 यहाँ लिख देता हूँ क्या अब डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो गए हैं हाँ डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो गए हैं अब इनका नाम क्या रखना है जो आपने CGST और SGST पे करा है इसका नाम क्या रखना है तो आप याद रखो जब भी आप हाँ जी क्या कह रहे हो हेलो हाँ यही आएगा बट उसके आगे एक वर्ड लगाना है आपने इनपुट इनपुट CGST अकाउंट और इनपुट SGST अकाउंट ठीक है जी अब ये इनपुट क्यों लगता है या अभी दूसरी एंट्री में आउटपुट बताऊंगा अब इसके लिए ना आपको वही GST को बड़े डिटेल में समझना पड़ेगा तो उतने हम डिटेल में जाते नहीं कि इनपुट और आउटपुट क्यों कहते हैं हालांकि मैं आपको अभी थोड़ी देर में ये जरूर क्लियर कर दूंगा कि ये जो आपने बोला ना इनपुट CGST और इनपुट SGST एक्सपेंस है अभी आपने ठीक बोला और मैंने आपको टोका भी नहीं पर ये एक्चुअल में ना हमारी एसेट होती है अभी क्यों होती है वो मैं आपको भी थोड़ी देर में बताऊंगा ठीक है तो एसेट भी बढ़ती है तो क्या होती है डेबिट होती है तो इसलिए मैंने आपको टोका नहीं आपने कहा एक्सपेंस और आपने अपनी तरफ से बिल्कुल ठीक कहा मैं भी आपकी जगह होता तो मैं भी यही जवाब देता कि एक्सपेंस है कि भाई जहां मुझे 10,000 देने थे मुझे 11,200 देने पड़ गए तो 600-600 रुपये 1,200 रुपये मेरा एक तरीके का खर्चा ही हो गया तो बिल्कुल ठीक है लेकिन अभी मैं आपको आगे क्लियर करता हूँ कि क्यों इसको एक्सपेंस ना मान के हम एसेट मानते हैं चलो जी अब आप ये जो मुझसे 10,000 का सामान लेकर गए अब आपने ये आगे बेच दिया ऑब्वियसली क्यों खरीदा होगा आगे बेचने के लिए क्योंकि हम तो अकाउंटिंग किसकी कर रहे हैं बिजनेस की है ना बिजनेस हम क्या मान रहे हैं ये बिजनेस ने खरीदा है तो बिजनेस ने खरीदा होगा तो ऑब्वियसली आगे बेचने के लिए खरीदा होगा और 10,000 की चीज 10,000 में थोड़ी बेचोगे आप महंगी बेचोगे अब देखो क्या हुआ अच्छा इस 600-600 का मतलब बता सकते हो क्या है पहले तो कि आपने गवर्नमेंट को 1,200 रुपए दे दिए मानते हो ना आपने गवर्नमेंट को कितने रुपए दे दिए 1,200 रुपीज दे दिए इसके थ्रू किस मतलब मेरे थ्रू जिसको जिससे जिसने आप जिससे आपने सामान खरीदा था मेरे थ्रू आपने मुझे 11,200 दिए जिसमें से 10,000 मैंने रख लिए और ये 1,200 रुपीज मैंने गवर्नमेंट को जमा करा दिए किसकी तरफ से आपके बिहाफ पर मतलब अब आपको ये कह सकता हूँ मैं कि ये जो 1,200 रुपये आपने गवर्नमेंट को पे कर दिए हैं है ना ठीक है अब आगे की बात करता हूँ अब अगली एंट्री देखते हैं आपने क्या करा आपने ये गुड्स सोल्ड कर दिए सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 12,000 CGST एंड SGST
6% ईच। अब आपने क्या करा है, आपने ये गुड्स जो थे 10,000 वाले वो 12,000 में आगे बेच दिए किसी को, और सीजीएसटी एसजीएसटी अब आप उससे लोगे। जब आप सामान बेचोगे तो अब आप सीजीएसटी एसजीएसटी उससे लोगे, क्योंकि अब आपने मान के चलो, अब मान के चलो छवि आई आपके पास, उसने कहा मेरे को आपसे गुड्स खरीदने हैं। आपने कहा ये लो, ये 12,000 रुपए के हैं और इस पे आपको सीजीएसटी एसजीएसटी भी देना पड़ेगा। तो वो आपको वो 12,000 रुपए देगी, प्लस और भी पैसे देगी टैक्स के। तो अब उसने आपको पैसे दिए हैं, उसने कहा टीना ये लो 12,000 तो आप रख लो, और जो बाकी के पैसे मैं आपको दे रही हूँ ये आप मेरे बिहाफ पे गवर्नमेंट को जमा करा देना, ऐसे बोला होगा ना छवि ने। अब जरा इसकी जर्नल एंट्री तो बनाए, क्या बनेगी? इतने की तो आप बता सकते हो, सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज, बताओ जरा। कैश, कैश अकाउंट डेबिट, हाँ जी, टू सेल्स अकाउंट, वेरी गुड। और गुड्स कितने के बेचे आपने, सेल्स अकाउंट कितने से क्रेडिट करूं, कितने के गुड्स थे जो आपने छवि को बेचे? वेरी गुड, 12,000 के। क्या आप छवि से लोगे भी 12,000 या ज्यादा लोगे? ज्यादा लोगे। तो 12,000 तो उसने आपको दे दिए, कहे भाई 12,000 तो आप रख लो, उसके अलावा जो 6% वो आपको दे रही है, तो क्या वो आपके लिए क्या है, जरा मुझे बताओ। अभी आपने गवर्नमेंट को नहीं दिए, उसने क्या कहा है कि ये लो टीना, ये गवर्नमेंट को मेरी तरफ से दे देना पैसे। तो आप बता सकते हो उन आठों में से आपके लिए क्या है ये, जो छवि ने आपको 720 दिए एक्स्ट्रा? हाँ जी। आवाज नहीं आ रही, क्या है? कैसे? वो तो आप गवर्नमेंट को जमा करा दोगे। ये देखो, ये सास कराए नहीं है, लेकिन उसने आपको दे दिए, कह रहे कि ये लो पैसे और गवर्नमेंट को दे देना। तो आपके क्या एक टेंशन नहीं हो गई कि आपने छवि से तो पैसे ले लिए, लेकिन अभी गवर्नमेंट को जमा नहीं कराए, लेकिन हाँ कराने हैं, आज नहीं तो कल गवर्नमेंट को आपको जमा कराने हैं। तो क्या आपके लिए ये एक लायबिलिटी नहीं हो गई? प्रॉफिट तो आपका पहले ही हो गया। आपने 10,000 के गुड्स छवि को कितने के बेचे, 12,000 के, तो 2,000 का तो प्रॉफिट अलग ही हो गया ना। लेकिन ये जो 720 आपने उससे लिए हैं, वो क्या आप रख लोगे क्या? अगर ये आप रख लोगे तब तो मैं मानूं कि आपका प्रॉफिट है। ये आपने क्यों लिए हैं उससे? उसने आपको कहा भी था कि ये लो 720 रुपए, और ये आप मेरे बिहाफ पे गवर्नमेंट को जमा करा देना, मैं आपको दे रही हूँ। तो अब आपके पास वो 1,440 रुपए जो आएगा, इसका टोटल आएगा 1,440 रुपीज। अब आपके हाथ में तो है वो कैश, वो 1,440 रुपए, लेकिन क्या वो आप खर्च कर सकते हो? आपको उनको देख के खुशी हो रही है क्या, बल्कि आपको ये टेंशन है कि यार ये मुझे गवर्नमेंट को जमा कराने हैं, मुझे टीना ने तो, उसने छवि ने तो दे दिए, लेकिन मेरे को उसको जमा कराने हैं गवर्नमेंट को, इसको मैं खर्च नहीं कर सकती। तो क्या आपके लिए टेंशन नहीं है कि जब तक आप गवर्नमेंट को जमा ना करा दो तो आपके लिए लायबिलिटी नहीं हो गई है? यस और नो? और लायबिलिटी बढ़ती है तो डेबिट होती है या क्रेडिट होती है? वेरी गुड। और जगह भी किसकी खाली है, क्रेडिट की। अब मैं क्या नाम रखूं इसके? अब मैं नाम रखूंगा टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, और टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट, और 720 और इसका मतलब आपको कितने पैसे मिलेंगे? 13,440 रुपए। क्लियर है आपको ये एंट्री? ठीक है। अब और ये आपके लिए क्या है, ये मैं पहले यहाँ लिख देता हूँ। आपने इसको बोला था एक्सपेंस, मैं भी आपकी जगह होता तो एक्सपेंस बोलता, पर ये एसेट होती है। और ये क्या होती है, लायबिलिटी। ये तो प्रॉफिट, हाँ ये प्रॉफिट तो किसी भी हालत में हो ही नहीं सकता है ना, ये तो आपने लेके और फिर आगे जमा कराना है। तो अब हम बात करते हैं कि ये एसेट क्यों होती है। ये एसेट क्यों होती है? आप सॉरी, ये तो एक्सपेंस लग रहा था देखने में कि भाई आपको ज्यादा पे करने पड़ रहे हैं। अब आप समझो क्या होगा। मैंने आपको क्या कहा कि छवि ने आपको कितने रुपए दिए थे, 1,440, जो आपको गवर्नमेंट को जमा कराने थे, है ना? ये आपको पे करने थे गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट देखो क्या कहती है, गवर्नमेंट क्या कहती है, कहती है टीना आप बताओ, आप हमें कितने पैसे जमा कराने आ रहे हो? 1,440 रुपीज जमा कराने आ रहे हो आप। कौन से गुड्स पर? कौन से गुड्स पर? जिसपे आप ऑलरेडी 1,200 रुपए हमें टैक्स दे चुके हो, रजत सर के थ्रू।
येस और नो, सही बोल रहा हूँ या नहीं? ये 10,000 के जो गुड्स आपने मुझसे खरीदे थे, यही गुड्स तो आपने छवि को बेचे थे ना? येस और नो? ये जो 10,000 के गुड्स आपने मुझसे खरीदे थे, वो आपने छवि को बेचे थे प्रॉफिट कमाकर, अपना प्रॉफिट जोड़ के ₹2,000, है ना? अब वो प्रॉफिट से गवर्नमेंट को कोई लेना-देना नहीं है। हम तो बात क्या कर रहे हैं कि आप जो आपको छवि ने ₹1440 ये रहे, ये आपको छवि ने क्या कहा था कि ये लो टीना, मैं आपको दे रही हूँ ये पैसे गवर्नमेंट को जमा कराने के लिए, पे करने के लिए, ठीक है? तो अब आप गवर्नमेंट को ₹1440 जो ये हैं ₹1,440 गवर्नमेंट को जमा कराने जा रहे थे। तो किसी ने आपको समझाया कि आप ये ₹1440 आप गवर्नमेंट को जमा कराने जा रहे हो, आपकी लायबिलिटी है क्या ये? तो आपने कहा हाँ, मैंने छवि से लिए हैं और उसने मुझे कहा था गवर्नमेंट को जमा करा देना। तो आपसे कोई पूछता है या मैं ही पूछता हूँ, मैं कहता हूँ आप एक बात बताओ, ये जो गुड्स हैं 12,000 के जो आपने छवि को बेचे हैं, कभी ना कभी तो आपने खरीदे होंगे ये। तो आप कहती हो हाँ, खरीदे थे। तो वो इंसान आपको कहता है जब आपने ये गुड्स जो आपने 12,000 के छवि को बेचे हैं, आपने 10,000 के अपने सर से खरीदे थे, रजत सर से, तो आप कहते हो हाँ। तो वो इंसान आपसे कहता है कि क्या आपने उस टाइम पे रजत सर को टैक्स पे कर दिया था कि भाई गवर्नमेंट को जमा करा देना, मतलब आपने ये पे कर दिया था? तो आप कहती हो हाँ, मैंने तो सर को उस टाइम ₹1200 दिए थे और कहा था कि सर मेरे बिहाफ पे गवर्नमेंट को जमा करा देना, और रजत सर ने करा भी दिए थे। तो अब आपको वो इंसान कहता है, वो कहता है कि ये सेम गुड्स जो आपने छवि को बेचे हैं, उस पे आप टैक्स दे तो चुके हो, उस पे आप जीएसटी दे तो चुके हो, तो अब दोबारा क्यों देना है? तो आप कहते हो बात तो ठीक है। तो अब आपको वो कहता है कि नहीं, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल भी टैक्स नहीं देना। अब आपकी जो टैक्स की लायबिलिटी है गवर्नमेंट को जमा करने की कितनी है? ₹1440, लेकिन आप 1200 तो पहले ही जमा करवा चुके हो गवर्नमेंट को उन्हीं गुड्स पे जो आपने अब जिससे आपको ₹1440 मिले थे। तो वो इंसान आपको कहता है कि गवर्नमेंट आपको फैसिलिटी देती है कि बार-बार एक ही गुड्स पे सारा टैक्स मत लगाओ। वो कहते हैं जो इसका डिफरेंस है ना, उस पे टैक्स देना है आपने। ₹240 जमा कराओगे अब आप। बात समझ आई आपको? क्योंकि आप इन गुड्स पे जो आपने छवि से 1440 जो आपने गुड्स बेच के उनसे टैक्स लिया है, उस पे आप ₹1200 रजत सर को ऑलरेडी पे कर कर चुके हो गवर्नमेंट को देने के लिए। तो आपकी टैक्स की लायबिलिटी कितनी बनी? सिर्फ ₹240 ही जमा कराने हैं आपने गवर्नमेंट को। ₹1200 आप पहले दे चुके हो। ऐसे तो आप सोचो ना कितना टैक्स देते रहोगे? 1200, गवर्नमेंट तो ऐसे बहुत अमीर हो जाएगी कि 1200 यहाँ ले लिया। अब मान के चलो छवि इसको 12,000 की जगह आगे 15,000 पे बेचेगी। तो क्या 15,000 पे फिर 6-6% गवर्नमेंट को पैसे देते रहेंगे? फिर आप समझो गुड्स कितने महँगे हो जाएँगे इस हिसाब से तो। बार-बार उन पे टैक्स लगता रहेगा तो गुड्स कितने महँगे हो जाएँगे। अब आपने जो है ये 11,200 के खरीदे, फिर छवि ने आपसे 13,440 के खरीदे, फिर इसको छवि आगे जो है 16,000 के बेचेगी। फिर हमारे तक प्रोडक्ट आते-आते तो सोचो कितना महँगा हो जाएगा। 10,000 वाला प्रोडक्ट हमारे पास तो आते-आते पता नहीं 50,000 का हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है बीच में कितने मीडिएटर होते हैं जब हमारे पास कोई सामान पहुँचता है, उससे पहले कितने मीडिएटर होते हैं बीच में, आपको पता है ना? कितनी बार सामान मैंने खरीदा, फिर आगे बेचूँगा, फिर आगे वाला किसी और को बेचेगा, फिर आगे वाला किसी और को बेचेगा, फिर वो दुकान पे पहुँचेगा और फिर दुकान वाला आपको बेचेगा। तो अगर ऐसे ही लगता रहा टैक्स 1440, 1200 और फिर आगे और बढ़ता रहेगा, तो ये तो बहुत महँगा हो जाएगा प्रोडक्ट। तो इसलिए गवर्नमेंट कहती है कि इतना सारा टैक्स नहीं देना आपने। जो आप दे चुके हो, उसमें से जो अब आपको मिला है उसको माइनस करके जो डिफरेंस आएगा वो देना है आपने। क्लियर है आपको? और अब आपकी ये एसेट क्यों बनी ज़रा देखो। आप कितने जमा कराने जा रहे थे टैक्स? ₹1440 जमा कराने जा रहे थे ना? लेकिन आपको किसी ने रोका, आपने कहा भाई ₹1200 तो आपने पहले से दिए हुए हैं। तो क्या आपकी लायबिलिटी कम नहीं हो गई? आपकी 1440 की जो आप लायबिलिटी समझ रहे थे वो कितने की रह गई? 240 की रह गई। किस वजह से? क्योंकि आपने टैक्स पहले ही पे कर दिया था। एक तरीके से प्रीपेड टैक्स हो गया था ना, ये पहले ही जमा करा दिया था। तो इसलिए प्रीपेड हो गया, वैसे इसको प्रीपेड टैक्स बोलेंगे नहीं, लेकिन आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि आपने जो आप कहाँ 1440 जमा कराने जा रहे थे, लेकिन इन ₹1200 ने आपके पैसे बचा लिए, क्योंकि आप ये ₹1200 पहले ही पे कर चुके थे। इसलिए ये आपकी एसेट है, इसलिए इसको एक्सपेंस नहीं कहते, एसेट कहते हैं। क्लियर हो गया? नहीं भी हुआ तो फिर भी आपको मेरे ख्याल जर्नल एंट्री तो समझ आ गई होगी, कोई इतना मुश्किल इसमें है नहीं। बस आप याद रखो जब भी आप कुछ सामान खरीदोगे, चाहे आप गुड्स खरीदो, चाहे आप कोई एसेट खरीदो, तो उस टाइम पे इनपुट वर्ड यूज़ करना है। उस टाइम पे ये दोनों भी डेबिट होंगे, क्योंकि आपने पे करे हैं। आपका खर्चा हुआ है ना? आपके हिसाब से ये खर्चा हुआ है, तो डेबिट होंगे। और जब आपने इसको बेचा है, तो जब बेचा होगा तो गुड्स गए होंगे और आपने उससे टैक्स लिया होगा।
कि भैया मुझे टैक्स दो, मेरे को आगे जमा कराना है, तो इसलिए उसमें आपकी लायबिलिटी बनेगी। तो अब आपको याद रहेगा, जब हम कुछ बेचेंगे या गुड्स बेचेंगे तो आउटपुट वर्ड यूज करना है, और जब खरीदेंगे तो इनपुट वर्ड यूज करना है। क्लियर है? ठीक है। अब आपके पास बुक है जिसमें कोई क्वेश्चन हो जीएसटी वाला, जरा देखो। हाँ जी। नहीं नहीं, आपकी तो इसी साल की, नहीं नहीं, आपकी तो इसी साल की बुक है, पिछले साल वाले में भी है, जरा ध्यान से देखो। जर्नल, जर्नल एंट्रीज का जो चैप्टर है, जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसमें पीछे होंगे क्वेश्चन विद इंक्लूडिंग जीएसटी, जरा देखो ध्यान से।